स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे रुके मत, बस फिजिक्स समझाना। कैडी फिजिक्स वेलकम्स यू ऑल। और मेरा कुछ मकसद नहीं, कैडी फिजिक्स सब्सक्राइब करिए, ये कमेंट कीजिए। दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल इज नोन एज, इसको हम रीड करते हैं स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेफिनेट का मतलब होता है स्टूडेंट एक ऐसा इंटीग्रल जिसमें आपको लिमिट्स पता है। आपको क्या पता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। आपको पता है कि इंटीग्रल कहां से कहां तक आपको करना है। अगर आपको ये लिमिट नहीं दी हुई है स्टूडेंट, तो आप उसको बोलते हो इनडेफिनेट इंटीग्रल। आप उसको क्या बोलते हो? इनडेफिनेट इंटीग्रल। जैसे मैं ये करके दिखा रहा हूं आपको, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर ऐसा इंटीग्रल दिया हुआ है स्टूडेंट जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इस टाइप के इंटीग्रल को आप क्या बोलते हो? इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है स्टूडेंट x का, एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या रीड किया जाएगा स्टूडेंट? इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट्स, टू इवेल्युएट दिस डेफिनेट इंटीग्रल आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल आना चाहिए उस फंक्शन का। इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर आपको पता है तो आप डेफिनेट इंटीग्रल भी निकाल सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको बता रहा हूं स्टूडेंट। में ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। मतलब एक पोलिनोमियल का, अगर एक पोलिनोमियल दे रखा है कोई आपको स्टूडेंट, x का फंक्शन दे रखा है अगर आपको इस तरीके से, x टू द पावर n का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। और साथ में यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं स्टूडेंट आप, साथ में एक कांस्टेंट c भी लिखा जाता है इस इंटीग्रेशन के साथ। ओके, 1 बाय एक्स dx का इसका इंटीग्रल होगा स्टूडेंट log x, नेचुरल लॉग ln x प्लस c। देखिए आपने देखा था स्टूडेंट, log x का डिफरेंशिएशन होता था 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन है log x। तो आप कह सकते हो कि जो डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट वो इंटीग्रेशन का उल्टा है, विपरीत है, इसका अपोजिट है, इसका रेसिप्रोकल है। तो स्टूडेंट ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। आपने log x का डिफरेंशिएशन देखा था, 1 बाय एक्स आया था, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x के बराबर। तो ये स्टूडेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, थर्ड, अगर आप एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट तो वो सेम रहता है, कोई फर्क नहीं है, उसमें फर्क नहीं आता है, सेम रहता है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट साइन एक्स का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाता है स्टूडेंट माइनस कॉस एक्स, और ऐसे ही आप अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, कॉस एक्स का, तो वो आ जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट आपने डिफरेंशिएशन में देखा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आता है आपका, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आता है आपका कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है स्टूडेंट, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस है, लेकिन कोस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स है। तो ये याद रखना है आपको। अगर स्टूडेंट कोई कांस्टेंट आ जाता है, जैसे कि अगर मान लो इस तरीके से दिया हुआ है e टू द पावर के एक्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट x के साथ साथ एक k भी आया है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट, उसमें सबसे पहले तो आप e टू द पावर x का याद रखेंगे। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था वैसे ही करेंगे। पहले स्टूडेंट इसको मान लो कि ये e टू द पावर x जैसा ही कोई फंक्शन है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था? e टू द पावर x का e टू द पावर x होता था। तो e टू द पावर kx का भी इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर kx। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट क्योंकि अब x अकेला नहीं है, उसके साथ k लगा हुआ है, तो आप इसका डेरिवेटिव करिए। ये जो टर्म दी हुई है इसका डेरिवेटिव करिए, और उस डेरिवेटिव से इस टर्म को डिवाइड कर दीजिए। अगर आप kx का डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना आएगा स्टूडेंट? kx का डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो वो k आ जाएगा, और अगर आप उससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये इतना हो जाएगा। तो e टू द पावर kx बाय k प्लस c। तो इसका जो
इंटीग्रेशन है स्टूडेंट वो आ जाता है e⁻kx/k + c। आपको इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, kx का डेरिवेटिव आप उससे डिवाइड कर देंगे। ये दो इंटीग्रल आपको सोल्व करने हैं। पहले में आपको दिया हुआ है x³ + 2x + 6। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इंटीग्रल जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है और मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ स्टूडेंट। पहले मैं इंटीग्रेशन करूंगा x³ का, x³ dx, x³ का इंटीग्रल कर रहा हूं मैं, x³ का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर स्टूडेंट मैं 2x का इंटीग्रल करूंगा और फिर स्टूडेंट मैं 6 का करूंगा इंटीग्रेशन। तो ऐसे मैं इनको अलग कर सकता हूं। देखिए अब ये कितना आ जाएगा, x³ का मैंने आपको बताया था x⁴n का क्या होता है, x⁴n+1 डिवाइड बाय n+1। तो स्टूडेंट x⁴ है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 3+1 डिवाइड बाय 3+1। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। प्लस देखिए 2 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं, अंदर बचेगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ x। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, x की पावर 1 है तो उस पावर में एक ऐड कर देना है, x⁴1+1 डिवाइड बाय 1+1 प्लस 6 एक कांस्टेंट है स्टूडेंट, 6 को मैंने बाहर ले लिया। और यहाँ पे स्टूडेंट आप मान सकते हो कि x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि x की पावर 0 है और x की पावर 0 में आप एक ऐड कर देंगे और नीचे भी उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस में एक c एक कांस्टेंट लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है, एक इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x⁴/4 प्लस ट्वाइस ऑफ x²/2 प्लस 6x प्लस c। तो स्टूडेंट आपका आंसर आ गया x⁴/4 प्लस x² प्लस 6x प्लस सम कांस्टेंट c। ये आंसर होगा स्टूडेंट आपका, इस टर्म का जो है इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट अब नेक्स्ट करते हैं, हम नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं sin kx dx। तो देखिए sin x का मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x इंटीग्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट k भी आ रहा है x के साथ। तो मैंने कहा था कि अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन दे रखा है, sin एक फंक्शन है उसके अंदर स्टूडेंट kx भी एक फंक्शन है, तो अगर आपको इस तरीके से अगर दिए हुए हैं तो पहले आप इस पूरी टर्म का कर लीजिए। आपने पढ़ा था जैसे sin x का जो डेरिवेटिव, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वैसे ही कर दीजिए। sin kx का जो इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट वो कितना होगा, sin kx का कितना होता है, sin x का होता था माइनस cos x, तो sin kx का कितना हो जाएगा, माइनस cos kx। लेकिन स्टूडेंट फिर मैंने कहा था कि जो टर्म है इसके अंदर जो है फंक्शन, उसका डेरिवेटिव करिए और उस डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना। तो अगर मैं kx का डेरिवेटिव करूंगा तो आप अपनी कॉपी में करके देखो, kx का जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट वो आ जाएगा k के बराबर। तो kx का डेरिवेटिव आएगा k, तो उससे आपको डिवाइड कर देना है और प्लस c। तो ये इतनी आसानी से सोल्व हो जाएगा स्टूडेंट, sin kx का माइनस cos kx, और जो अंदर जो टर्म है स्टूडेंट उसका डेरिवेटिव करके उससे डिवाइड कर देंगे। तो kx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में k आ जाएगा, तो k से आपने डिवाइड कर दिया प्लस c। स्टूडेंट्स डेफिनेट इंटीग्रल के लिए आपको लिमिट्स पुट करनी पड़ती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x² dx फ्रॉम 2 to 4। आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे आप लिमिट्स पुट करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे पुट करेंगे और कैसे आप एक डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करते हैं, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट जैसे आपने अभी इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालना सीखा है वैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे। आप देखिए x² dx का इंटीग्रेशन लिख देंगे, कितना होगा स्टूडेंट, x² dx का इंटीग्रेशन दैट इज x³ होगा स्टूडेंट। लेकिन अब डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसीलिए मैंने ये दो लाइन लगाई है स्टूडेंट। ये लाइन आपकी लिमिट पुट करने के लिए यूज होती हैं। तो अब ये जो दो लाइन है स्टूडेंट, यहाँ पे आप इन वैल्यूज को लिख दीजिए 2 to 4, x³ तो क्या आ गया इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल आ गया x³ और अब स्टूडेंट c लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको याद रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रल में c नहीं लिखना होता है, आपको कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स आपको ऑलरेडी दे रखी हैं। जब भी लिमिट्स दी रहेंगी तो आप एक कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। ये स्टूडेंट पूरा आपका यही आंसर होगा, फाइनल आंसर यही आएगा, इसमें कोई और कांस्टेंट नहीं जोड़ना है।
कब? जब आपको लिमिट्स दी रही, जब लिमिट्स दी होंगी तो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। तो देखिए अब आप यहाँ पे लिमिट्स कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आप x को रिप्लेस कर दो 4 से। आप x की जगह पे क्या डाल दो? 4 डाल दो स्टूडेंट। नीचे जो 3 है वो तो ऐसे ही रहेगा, नीचे जो 3 है वो तो ऐसे ही रहेगा। मैंने बस केवल x की जगह पे 4 डाल दिया है। माइनस फिर स्टूडेंट इस x की जगह पे लोअर लिमिट डाल दो, लोअर लिमिट डाल दो। x की जगह पे मैंने फिर 2 पुट कर दिया, माइनस साइन आना है, फिर लोअर लिमिट डाल दो और नीचे तो 3 था ही। तो स्टूडेंट ये आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सोल्व करते हो। अपर लिमिट एक बार इसमें पुट करोगे, माइनस, फिर माइनस लिखोगे स्टूडेंट और फिर लोअर लिमिट पुट करोगे। सिंपल है प्रोसेस। अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करोगे x में, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। x की जगह पे जो भी आपको दिया रहेगा उसकी जगह पे, x की जगह पे आप ये अपर लिमिट पुट कर दोगे, फिर माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर दोगे। अब इसका आंसर आ जाएगा 4 को आप 3 बार अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 इंटू 4 दैट इज 64। सो 64 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। 64 माइनस 8 by 3 and your answer is student, your answer comes out to be 56 by 3। ओके 56 by 3 ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जो है एक नंबर आता है और नंबर आपका ये मिल गया 56 by 3 इसका आंसर होगा। कोई कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके देखिए स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ये 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको ये इंटीग्रल इवेलुएट करने हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पार्ट देखिए sin x dx का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो इसका इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूं दैट इज माइनस कॉस एक्स। लेकिन अब पहचानना है ये कौन सा इंटीग्रल है। यस दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। तो आप क्या लगा देंगे? 2 लाइनें, ये 2 बार लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, इनको लिमिट बोलते हैं। तो स्टूडेंट लोअर लिमिट लिखेंगे 0, अपर लिमिट पाई बाय 2। तो मैंने आपको बताया था पहले एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट डाल देंगे x की जगह पे, फिर लोअर लिमिट डाल देंगे माइनस साइन के साथ। ये माइनस साइन स्टूडेंट मैं कॉमन ले सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं इसको, और ब्रैकेट के अंदर देखिए पहले मैं अपर लिमिट डाल रहा हूं cos पाई बाय 2। x की जगह पे मैंने अपर लिमिट डाल दी माइनस, फिर लोअर लिमिट डाल दूंगा x की जगह पे cos 0। तो स्टूडेंट इस तरीके से मैं इसको सोल्व कर लूंगा। अब बताइए मुझे cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? cos पाई बाय 2 की वैल्यू कैसे याद रखेंगे हम स्टूडेंट? साइन का बिल्कुल रिवर्स होती है। तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती थी 1, cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो स्टूडेंट cos पाई बाय 2 की वैल्यू मैंने 0 डाल दी, माइनस cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना आ गया? 1 आंसर आ गया इसका। इस इंटीग्रल का आंसर कितना आ गया? 1। ओके नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, आपको ये इंटीग्रल इवेलुएट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, अलग अलग पे अप्लाई कर लो। तो 3 to 6 x स्क्वायर dx प्लस 3x dx 3 to 6। देखिए मैंने पहले x स्क्वायर पे अप्लाई कर दिया इसको, इंटीग्रल को पहले x स्क्वायर पे, फिर 3 जो है वो कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया और x के ऊपर मैंने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले x स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है स्टूडेंट? इंडेफिनेट इंटीग्रल x क्यूब बाय 3। आप इस पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? x टू द पावर 3/3, x टू द पावर 3/3। लेकिन लिमिट डालनी है 3 to 6 लिमिट हो जाएंगी, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट, x की पावर कितनी है? 1। तो x की पावर 1+1 डिवाइड बाय 1+1 दैट इज स्टूडेंट x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट डाल देंगे 3 to 6। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। देखिए इसमें एक बार 6 डालेंगे, अब मैं लिमिट्स अप्लाई कर रहा हूं। देखिए एक बार 6 डालेंगे, 6 क्यूब माइनस एक बार डालेंगे 3, तो 3 क्यूब स्टूडेंट। x की जगह पे मैंने एक बार 6 डाल दिया और एक बार 3 डाल दिया, ये 3 डिवाइड में एज इट इज मैंने रख दिया, 3 को कुछ नहीं किया मैंने। तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ, अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट। x स्क्वायर में x की जगह पे एक बार मैं 6 अप्लाई कर रहा हूं माइनस, फिर लोअर लिमिट इसमें डाल रहा हूं, सो 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 को एज इट इज रख लिया मैंने।
तो स्टूडेंट पहले पार्ट को इसको सोल्व करते हैं। दिस इज 36 इंटू 6 216, दिस इज 216 माइनस 3 क्यूब इज स्टूडेंट 27 216 माइनस 27 डिवाइड बाई 3 प्लस दिस इज स्टूडेंट 3 टाइम्स ऑफ 6 स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 9 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट सोल्व करके, देखिए सोल्व करके ये आ जाएगा 9 एंड दिस इज स्टूडेंट 189 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 इंटू 36 माइनस 9 दैट इज 27 स्टूडेंट्स, 27 डिवाइड बाय 2. So this is 63 plus 81 by 2 and that will be, this will be student 40.5, ये हो जाएगा स्टूडेंट 40.5 plus 63 that is students 103.5. इसका आंसर आ जाएगा 103.5. This last question 0 to pi sin x cos x, बहुत ही आसान है स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पहले sin x के ऊपर इंटीग्रेशन और फिर cos x के ऊपर अलग अलग सेपरेट कर लिया, dx को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया इंटीग्रल को, फिर cos x के ऊपर इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, तो अब देखिए sin x का इंटीग्रल और लिमिट लगाना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट, लिमिट लगाइए इसमें 0 to pi। तो sin x का इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट, माइनस cos x फ्रॉम 0 to pi प्लस cos x का इंटीग्रल sin x स्टूडेंट, और sin x की लिमिट 0 to pi। तो देखिए अब इसमें cos pi माइनस cos 0, एक बार ये स्टूडेंट पाई रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे माइनस साइन के साथ। सो माइनस, देखिए ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, cos pi एक बार अपर लिमिट स्टूडेंट माइनस लोअर लिमिट cos 0, ठीक है। और फिर दूसरी बार स्टूडेंट यहाँ पे प्लस साइन के साथ, साइन के ऊपर भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट sin पाई माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0। तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, cos पाई कितना होता है, याद रखिए इसको, cos पाई -1 होता है, इस वैल्यू को याद रखने हमेशा। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो मैं cos पाई को कितना लिख लेता हूं स्टूडेंट, cos पाई को लिख लिया मैंने -1 माइनस cos 0 कितना होता है स्टूडेंट, cos 0 इज 1, cos 0 1 होता है और बाहर भी एक माइनस था, प्लस sin पाई याद रखो स्टूडेंट, sin पाई 0 होता है माइनस sin 0 0 होता है। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, -1 दैट इज -2, इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल इसका नेट आंसर आ जाएगा 2। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फिगर शोज अ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 6। आपको ये कर्व दिया हुआ है स्टूडेंट और आपको इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 6 तक। तो ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट जो मोटिव था स्टूडेंट इंटीग्रेशन के लिए, मैंने जिस तरीके से आपको इंटीग्रेशन समझाया था ये बिल्कुल वहीं पे हम पहुंच गए हैं, हमें ये एरिया निकालना है। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट इस एरिया को हम निकाल सकते हैं, किसी भी कर्व का जो एरिया होता है स्टूडेंट, दैट एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रेशन f of x dx। अगर स्टूडेंट x एक्सिस के साथ जो बाउंड एरिया है अगर हमें वो निकालना है, तो स्टूडेंट मैं यहां से मैंने शुरू किया था एक छोटी सी स्ट्रिप लेके जिसकी विड्थ बहुत ही स्मॉल डेल्टा x थी, और फिर मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जो एरिया होता है स्टूडेंट उसको आप एग्जैक्टली लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। तो स्टूडेंट अब आपको केवल ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है और साथ में इसकी लिमिट भी दी हुई है क्वेश्चन में 0 to 6। ऐसा अगर आप कर लोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब फंक्शन आपको दिया हुआ है स्टूडेंट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब जो आपको फंक्शन दिया हुआ है f of x वो कितना है, दैट इज एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट फंक्शन आपको कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, ये y f of x ही तो होता है ना स्टूडेंट, y इज इक्वल टू f of x, तो आपको f of x कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैंने एक्स स्क्वायर डाल दिया, साथ में dx स्टूडेंट और 0 to 6। तो बहुत ही आसान है इसको सोल्व करना। x टू द पावर n का कितना होता था इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो आप इसको लिख दोगे x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 और इंटीग्रल सोल्व कर लोगे 0 to 6, इसकी लिमिट 0 to 6 डाल दोगे। तो स्टूडेंट ये आ गया आपका x क्यूब बाय 3 0 to 6। तो एक बार स्टूडेंट मैं इसमें अपर लिमिट डालता हूं 6 क्यूब माइनस एक बार स्टूडेंट लोअर लिमिट डालता हूं 0 क्यूब, और 3 को तो एज इट इज रहने देना है। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 3
दैट इज स्टूडेंट्स दिस इज नथिंग बट 36 into 2 दैट इज 72 यूनिट स्टूडेंट। तो इसका एरिया जो है, एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to 6 जो इसने बाउंड कर रखा है स्टूडेंट, वो 72 यूनिट आ गया। और ये आप कैसे निकाल पाए स्टूडेंट? इंटीग्रल की मदद से, इंटीग्रेशन की मदद से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।